सभी दोस्तों, अहबाब, मित्रों, सबका स्वागत है हिंदी में के इस श्रलेख श्रृंखला में। आज हमारा इस श्रृंखला का ये पहला भाग है। ये भाग शुरू करने से पहले मैं आपको हिंदी में का जो एम है, जो इसका जो लक्ष्य है, मैं उसके लक्ष्य प्राप्ति के बारे में कुछ बता दूं, या ये हमने बनाया क्यों है, ये हमारे दिमाग में क्या आया था कि हम इसे लेकर आए सबके सामने। रीज़न ये था कि लोग पढ़ते लिखते बहुत हैं, लेकिन आज की दुनिया में या आजकल ये हो रहा है कि लोग लिख तो रहे हैं अच्छा और बहुत तादाद में लिख रहे हैं, लेकिन पढ़ने में कहीं कोई कमी लगती है, या ये कहो कि लोगों तक अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छा साहित्य, अच्छे साहित्यकार पहुंच नहीं पा रहे हैं, उनकी रीच में नहीं है। तो ये तो ये जो एक दायरा है, ये जो एक गैप बन चुका है पाठक के बीच और अच्छे साहित्यकार, अच्छे साहित्य के बीच, हमने इस कड़ी को, इस दूरी को कम करने का एक रास्ता जो बनाया है, जो पुल बनाया है, वो है हिंदी में। इसमें हम ये कोशिश ये करते हैं कि हम अच्छे से अच्छे साहित्यकारों की साहित्य रचनाएं लोगों के बीच में लेकर आएँ, ताकि लोग उन्हें पढ़ें, समझें और जानें कि साहित्य होता कैसा है और साहित्य को कैसा होना चाहिए, ताकि जो लोग नए सीख रहे हैं, उनके सीखने की क्षमता निरंतर दिन ब दिन बढ़ती रहे। इसी हिंदी में का एक प्रयास है श्रलेख, जो कि बना है श्रोता, लेखक, कवि के पहले अक्षरों से। आज हमारा श्रलेख का पहला भाग है। श्रलेख का काम भी वही है। अभी हम जो आपको टेक्स्ट रूप में भेज रहे थे पोस्ट में, अब हम इसको ऑडियो और वीडियो के फॉर्म में लेके आए हैं। ये श्रलेख का काम है। अब आगे भी हिंदी में की तरफ से ऐसी अनूठी पहल, ऐसे नई नई सराहनीय कदम बढ़ते रहेंगे। हमें उम्मीद है, हिंदी में को उम्मीद है कि आपका साथ भरपूर मिलता रहेगा। हिंदी में की इस पहली कड़ी में हमारे साथ जो मेहमान है वो है नेहा सोनी जी। इनका तारुफ मैं थोड़ा करा दूं, थोड़ा सा ही हो पाएगा कम समय में। ये 2017 में दतिया में युवा प्रतिभा सम्मान प्राप्त कर चुकी हैं। ये 2018 में श्री राम कथा आयोजन समिति रजिस्टर द्वारा कला साधक सम्मान प्राप्त कर चुकी हैं। उसी साल उत्कृष्ट साहित्यिक साधक सम्मान भी दतिया में इनको प्राप्त हो चुका है। इनकी कई साहित्यिक रचनाएं कई मासिक पत्रिकाओं के विभिन्न अंगों में प्रकाशित हो चुकी हैं। मसलन साहित्य एक्सप्रेस, आदित्य संस्कृति, इन दोनों में इनकी कई रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं। ई पत्रिकाओं जैसे कि इनकलाब में भी इनकी कुछ चुनिंदा रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं। इन्होंने दतिया में अखिल भारतीय साहित्य परिषद नगर कार्यकारिणी समिति में कोषाध्यक्ष का पद संभाला हुआ है। यह हिंदी महोत्सव समिति दतिया में संयोजक मंडल सदस्य भी रह चुकी हैं। तो नेहा सोनी जी का स्वागत है। बहुत बहुत और शुक्रिया। मैं इनसे दरख्वास्त करूंगा, ये हिंदी में की तरफ से एक इल्तिजा है कि वो अपना काव्य पाठ शुरू करें। जी बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते सभी को, जय हिंद। मैं नेहा सोनी दतिया मध्य प्रदेश से आप सभी के बीच हिंदी में हिंदी पेज से लाइव हूँ। और मुझे ये सम्मान की बात है, मेरे लिए गौरव की बात है कि हिंदी को समर्पित इस पेज की पहली जो नई पहल है श्रलेख, इसकी पहली कड़ी का हिस्सा मैं हूँ, तो ये मेरे लिए गौरव की बात है। मैं सबसे पहले गणपति बप्पा, अपने गुरुवर और माँ शारदे को नमन करती हूँ और आप सभी के समक्ष अपना एक मुक्तक जो हिंदी के लिए समर्पित है आप सभी के समक्ष रखती हूँ कि तुझको पड़ी, तुझको पड़ी, तुझसे बनी, तुझको पड़ी, तुझसे बनी, तुझसी दिखी मैं हूबहू, तुझको पड़ी, तुझसे बनी, तुझसी दिखी मैं हूबहू, तू
जिंदगी तू ही कफन, तू ही है मेरी आबरू। तू जिंदगी तू ही कफन, तू ही है मेरी आबरू। तू मान है गुमान है, तू ही मेरा अभिमान है। तू मान है गुमान है, तू ही मेरा अभिमान है। तू जान है हिंदी मेरी, तू जान है हिंदी मेरी। तुझसे रहूं सदा रूबरू, तुझसे रहूं सदा रूबरू। और बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि ये लाइनें मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि आजकल हम लोग हिंदी को पीछे छोड़ते हुए इंग्लिश की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि हिंदी जो है हम सभी से रूबरू रहे हमेशा। और आगे ये मेरे लिए गौरव की बात है कि किसी नई पहल का आप पहला हिस्सा हैं। और जब आप पहला हिस्सा होते हैं तो बहुत सोच समझकर किसी चीज़ को या किसी भी व्यक्ति को किसी कड़ी का पहला हिस्सा बनाया जाता है। तो ये मेरे लिए गौरव की और सम्मान दोनों की बात है कि मैं हिंदी को समर्पित इस पेज की पहली कड़ी का हिस्सा हूँ। और चूंकि देश की बेटी को ये हक मिला है तो मैं देश की बेटी होने के अपने एक कर्तव्य को बिल्कुल निभाऊंगी और एक रचना अपनी लेकर आई हूँ। हिंदी को देश को समर्पित। देश की बेटी अपने देश का वर्णन किस तरीके से करती है, मैं आप सभी के समक्ष अपने देश की जो खूबियां हैं वो एक गीत के माध्यम से रखती हूँ। और शुरू करती हूँ, आप सभी की इजाजत हो, आज्ञा हो तो। रक्षा जिसकी सदा ही हिमालय करे, रक्षा जिसकी सदा ही हिमालय करे। हाँ उसी देश की एक बेटी हूँ मैं, रक्षा जिसकी सदा ही हिमालय करे। हाँ उसी देश की एक बेटी हूँ मैं, जिसके चरणों को गंगा पखारा करे। हाँ उसी देश की एक बेटी हूँ मैं, जिसके चरणों को गंगा पखारा करे। हाँ उसी देश की एक बेटी हूँ मैं। इसका पहला बंद आप सभी के समक्ष रखती हूँ कि कैसा हमारा हिंदुस्तान है। कि जिसके कण कण में हो वास गोविंद का, जिसके कण कण में हो वास गोविंद का। बन के चंदन जो रघुबर के भाल सजे, बन के चंदन जो रघुबर के भाल सजे। जिसने मणिकर्णिका महाराणा जने, जिसने मणिकर्णिका महाराणा जने। हाँ उसी देश की एक बेटी हूँ मैं, रक्षा जिसकी सदा ही हिमालय करे। हाँ उसी देश की एक बेटी हूँ मैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुदगल जी। और मैं इसका दूसरा बंद आप सभी के समक्ष रखती हूँ कि हमारे देश की क्या विशेषता है। कि जिसके आगोश में चांद सूरज पले, जिसकी गोदी में मौसम भी लोरी सुने। और इसलिए ऐसा कहा है, मौसम की बात इसलिए करी गई है कि हमारा देश जो भारत है, यहाँ पर सर्दी, गर्मी, बारिश, बसंत, पतझड़ और साथ में छठवां मौसम प्यार का, ये सारे मौसम जितने देखे जा सकते हैं, महसूस किए जा सकते हैं, उतने ही जिए जा सकते हैं। तो इसलिए देश की बेटी देश का वर्णन करती है कि जिसकी आगोश में चांद सूरज पले, जिसकी गोदी में मौसम भी लोरी सुने, जिसकी गोदी में मौसम भी लोरी सुने। जिसके आगोश में चांद सूरज पले, है अमावस जहाँ पूर्णिमा सी सजे। दीपावली है अमावस जहाँ रोशनी से सजे। हाँ उसी देश की एक बेटी हूँ मैं, रक्षा जिसकी सदा ही हिमालय करे। हाँ उसी देश की एक बेटी हूँ मैं। और इस गीत की पूर्ति पंक्तियां, अंतिम बंद जो है वो आप सभी के समक्ष रखती हूँ कि और क्या विशेषता है इस देश की। सबसे बड़ी विशेषता जो है वो आप सभी के समक्ष रखती हूँ। यदि पसंद आए तो इस देश का आशीर्वाद मुझे मिले कि देश के लिए यूं ही लिखती रहूं।
कि पसंद आएगा। जिसने सर्वोपरि मानवता रखी, जिसने मानव को धर्मों से ऊपर रखा, जिसने सर्वोपरि मानवता रखी, जिसने मानव को धर्मों से ऊपर रखा। जहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बसे, जहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बसे, हाँ उसी देश की एक बेटी हूँ मैं। और आज का दिन जो है वो आज ईद है, तो मैं सभी को, हमारे देश के सभी जो नागरिक हैं उनको ईद की बधाई देती हूँ बहुत बहुत। और राम मंदिर हमारा बनने वाला है और हमारा देश जो है सभी धर्मों को मानने वाला सर्वोपरि देश है। और चूंकि चाहे राम मंदिर बनना हो, चाहे ईद मनाना हो, हम सब मिलकर इस देश में इस सारी परंपराओं को, सारे धर्मों को जीते हैं। इसलिए देश की बेटी कहती है कि जिसने सर्वोपरि मानवता रखी, जिसने मानव को धर्मों से ऊपर रखा। जहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बसे, हाँ उसी देश की एक बेटी हूँ मैं। जिसकी रक्षा सदा ही हिमालय करे, हाँ उसी देश की एक बेटी हूँ मैं। जिसके चरणों को गंगा पखारा करे, हाँ उसी देश की एक बेटी हूँ मैं, हाँ उसी देश की एक बेटी हूँ मैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा गीत था, बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। और चूंकि देश की बात नहीं, मैं देशभक्ति लिखती हूँ, तो एक रचना मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करती हूँ कि आए दिन हमारे देश में सरहदों पर और पुलवामा में तो आए दिन ही आतंकी हमले होते रहते हैं, जिसमें शहीद हुए जवान हमारे, उनके पीछे परिवार रह जाता है हमारा, और परिवार में उनकी पत्नी रह जाती है, जिनको पीछे बहुत कुछ सुनने को मिलता है। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनको, खैर वो सच्चाई है, लेकिन ऐसे वर्ड कहीं ना कहीं आत्मा तक को छल्ली कर जाते हैं। तो उन पत्नियों की क्या भावना है, वो क्या चाहती हैं इस देश से, मैं आप सभी के समक्ष एक मुक्तक में रखना चाहती हूँ और प्रस्तुत करती हूँ। कली मुरझा के खुद अपनी, कली मुरझा के खुद अपनी, तेरा गुलशन सजाया है। कली मुरझा के खुद अपनी, तेरा गुलशन सजाया है। हंसी बन के लबों की, हाँ तेरे लब को हंसाया है। हंसी बन कर लबों की, हाँ तेरा गुलशन सजाया है। नहीं विधवा कहो मुझको, मैं हूँ वीरांगना सकी। नहीं विधवा कहो मुझको, मैं हूँ वीरांगना सकी। लहू दे कर के जिसने मांग का टीका बचाया है। लहू दे कर के तेरी मांग का टीका बचाया है। लहू दे कर के तेरी मांग का टीका बचाया है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा मुक्तक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और यदि आपकी इजाजत हो तो एक गीत और पढ़ती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल जी, और यदि समय जो है वो मेरे पढ़ते पढ़ते, जी जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, तो जी बिल्कुल, तो यदि आज्ञा है आपकी तो मैं एक गीत पढ़ती हूँ जो काफी मंचों से सराहा गया है और जो नारी की सारी स्थिति, यानी बचपन से लेकर मृत्यु तक की स्थिति को बयां करती है। मैं, चूंकि हमारा जो देश है
पहले नारियों की जो स्थिति थी बहुत ही अच्छी थी, झांसी की रानी जैसी हमारे यहाँ वीरांगना हुई है, और बाद में हमारी देश की स्थिति ऐसी हुई है कि नारी की स्थिति बहुत दयनीय हो गई है और देश जो है पुरुष प्रधान देश हो गया है। तो ऐसे में बहुत सारे राज्य, बहुत सारे देश के ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर अभी भी बेटियों को जलाया जाता है, दफनाया जाता है, उनको भ्रूण हत्या की जाती है। तो ऐसे में एक गर्भवती माँ अपने अजन्मे शिशु से बात करती है और वो कहती है उससे कि यदि तुम बेटी हो, यदि तुम कन्या हो तो इस देश में, इस संसार में, इस समाज में मत आना। और चूंकि हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम ऐसे क्षेत्र से हैं जहाँ पर बेटियों को बेटों की तरह पाला गया है, लेकिन बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं भी और हमारे ये समाज की सच्चाई है जिसको हम झुटला नहीं सकते, जहाँ पर भले ही लड़कियों को कितनी भी आज़ादी दी गई है, कहीं ना कहीं किसी एक स्टेज पर उसको इन सभी कारणों में से एक को तो झेलना ही पड़ेगा। मैं आपके समक्ष एक रचना रखती हूँ, अपना गीत रखती हूँ, जिसमें गर्भवती माँ जो है अपने अजन्मे शिशु से कहती है कि तुम बेटी हो तो इस देश में क्यों नहीं आना। वो सारे कारण बताती है, करुण गुहार है एक माँ की, और शीर्षक है माँ की करुण गुहार। रखती हूँ आप सभी के समक्ष, हाँ आशा बताइए। करती हूँ कि पसंद आएगी। तो क्या कहती है माँ? मानो मेरी बात ओ बिटिया, मानो मेरी बात ओ बिटिया, अपना संसार बचाना। मानो मेरी बात ओ बिटिया, अपना सम्मान बचाना। विनती है मेरी तुमसे इस देश कभी ना आना। विनती है मेरी तुमसे इस देश कभी ना आना। मानो मेरी बात ओ बिटिया, अपना सम्मान बचाना। विनती है मेरी तुमसे इस देश कभी ना आना। विनती है मेरी तुमसे इस देश कभी ना आना। इसका पहला बंद रखती हूँ मैं आप सभी के समक्ष। जब बेटी जो है वो कोख में होती है तब क्या होता है उसके साथ, माँ क्या कहती है, क्यों डरती है वो कहती है कि सबसे पहले कोख में तुमको ये दानव मरवाएंगे। सबसे पहले कोख में तुमको ये दानव मरवाएंगे। घर बच जाती हो तो फिर कचड़े में फिकवाएंगे। घर बच जाती हो तो फिर कचड़े में फिकवाएंगे। इसलिए कहती हूँ यहाँ, इसलिए कहती हूँ यहाँ, संसार ना सजाना। विनती है मेरी विनती है मेरी तुमसे इस देश कभी ना आना। विनती है मेरी तुमसे इस देश कभी ना आना। इस देश कभी ना आना। और आगे का बंद रखती हूँ कि जब वो थोड़ी बड़ी होती है तो क्या होता है, क्या कहती है माँ कि जब होगी थोड़ी बड़ी यहाँ तुम, जब होगी थोड़ी बड़ी यहाँ तुम, कच्चा तुम्हें चबाएंगे। जब होगी थोड़ी बड़ी यहाँ तुम, कच्चा तुम्हें चबाएंगे। एक बेटे की खातिर तुमको बलि भी ये चढ़वाएंगे। एक बेटे की खातिर तुमको बलि भी ये चढ़वाएंगे। इसलिए कहती हूँ चिड़ैया, इसलिए कहती हूँ चिड़ैया, पंख ना फड़फड़ाना। विनती है मेरी तुमसे इस देश कभी ना आना। विनती है मेरी तुमसे इस देश कभी ना आना। और ये सच्चाई है हमारे समाज की, जिसको एक माँ ने अपने अजन्मे शिशु से कहा है। और वो आगे क्या कहती है कि जब बालिग हो जाओगी तो, जब बालिग हो जाओगी तो प्रेम में तुम्हें फंसाएंगे। जब बालिग हो जाओगी तो प्रेम में तुम्हें फंसाएंगे। झूठे वादे ब्याह की करके अस्मते ले जाएंगे। झूठे वादे ब्याह की करके अस्मते ले जाएंगे। इसलिए कहती हूँ लाडो, इसलिए कहती हूँ लाडो, अपना मान बचाना। विनती है मेरी तुमसे इस देश कभी ना आना।
विनती है मेरी तुमसे इस देश कभी ना आना। और आगे का बंद रखते हुए यदि यहाँ तक यदि बेटी बच जाती है तो फिर क्या होता है, माँ आगे की जो स्थितियां हैं वो रखती है, अपनी बेटी से कहती है, अपने बच्चे से कहती है कि यदि तुम बेटी हो और यदि तुमने ये सारी स्टेजेस पार कर ली और तुम बच गई और तुम आगे बंधन में बंध जाती हो तो तुम्हारे साथ क्या होगा। तो माँ कहती है कि घर बंध जाओगी बंधन में, घर बंध जाओगी बंधन में, लक्ष्मी तुम्हें बताएंगे। घर बंध जाओगी बंधन में, लक्ष्मी तुम्हें बताएंगे। दाज के लालच में बहुरिया आग में तुम्हें जलाएंगे। दाज के लालच में बहुरिया आग में तुम्हें जलाएंगे। इसलिए कहती हूँ यहाँ, इसलिए कहती हूँ यहाँ संसार ना बसाना। विनती है मेरी तुमसे इस देश कभी ना आना। विनती है मेरी तुमसे इस देश कभी ना आना, इस देश कभी ना आना। और आगे का बंद रखती हूँ, मैं भूमिका बहुत कम बना रही हूँ क्योंकि गीत लंबा है इसलिए। और आखिरी की दो बंद बचे हुए हैं और ये सच्चाई है कि यदि ये स्टेज भी जी 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 तो आखिरी के दो बंद बचे हुए हैं इस गीत के। और क्या स्थिति होती है कि यदि यहाँ दाज के लालच में यानी दहेज प्रथा से भी बच जाती है वो कई कारणों से, क्योंकि हमारे देश में ये रहा है कि बेटियों को बहुओं को जला दिया जाता है, बहुत दुर्व्यवहार होता है। कहीं ना कहीं ये सच्चाई है इस देश की, हम झुटला नहीं सकते। इसीलिए एक माँ जो है डरी हुई है और यदि वो बेटी से कहती है अपनी कि यदि तुम ये स्टेजेस भी पार कर गई, ये सारी स्थितियां भी तुम निकल गई हो इनसे, तब भी तुम्हारे साथ क्या हो सकता है, आगे चलकर क्या हो सकता है, वो रखती हूँ मैं आप सभी के समक्ष। वो कहती है कि जब बूढ़ी हो जाओगी, जब माँ बन हो जाओगी बूढ़ी, घर से तुम्हें निकालेंगे। जब माँ बन हो जाओगी बूढ़ी, घर से तुम्हें निकालेंगे। तुम वृद्धाश्रम में तुमको बिटिया अपने बेटे डालेंगे। वृद्धाश्रम में तुमको बिटिया अपने बेटे डालेंगे। इसलिए कहती हूँ भूल, इसलिए कहती हूँ भूल करके ना पछताना। विनती है मेरी तुमसे इस देश कभी ना आना। विनती है मेरी तुमसे इस देश कभी ना आना, इस देश कभी ना आना, इस देश कभी ना आना, इस देश कभी ना आना। और अंतिम पंक्तियां इस गीत की आप सभी के समक्ष रखती हूँ। अंतिम बंद है, पूर्ति पंक्तियां हैं आप सभी की। और यदि ये पंक्तियां सार्थक हैं, कहीं ना कहीं ये सत्य है, तो मुझसे सभी का आशीर्वाद मिले। कि माँ क्या कहती है कि यदि तुम यहाँ तक तुमने अपना पूरा जीवन भी जी लिया तो उसके बाद तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। वो अंतिम पंक्तियां माँ जो है करुण गुहार करती है कि ये सुनकर शायद तुम अपना मन बदल लो और ना आओ। तो मैं पंक्तियां आप सभी के समक्ष रखती हूँ और ऐसी माओं को निवेदित करती हूँ कि मर के भी ना चैन मिलेगा, मर के भी ना चैन मिलेगा मिट्टी को तुम्हारी। मर के भी ना चैन मिलेगा मिट्टी को तुम्हारी। एक दूजे से बेटे पूछेंगे किसकी है बारी। एक दूजे से बेटे पूछेंगे किसकी है बारी। और ऐसा अमूमन हम आजकल देखने को मिलता है कि माँ बाप को बेटे बांट लेते हैं कि 6 महीने आप इस बेटे के पास रहो, 6 महीने, या फिर एक बेटा जो है एक बड़ा बेटा या तो बड़े बेटे के पास रहेगी या छोटे बेटे के पास रहेगी। और फिर जब माँ का स्वर्गवास हो जाता है तो बच्चे आपस में पूछते हैं कि भाई कितना कितना खर्चा करना है और कौन किसकी बारी थी, क्या है। इस तरीके के प्रश्न आजकल समाज में देखने को मिलते हैं। और चूंकि हम सबने ऐसा देखा है और देखा है तभी कहीं ना कहीं इस बंद का निर्माण हुआ है, इस गीत का सृजन हुआ है। तो वो माँ कहती है अपने अजन्मे शिशु से कि मर के भी ना चैन मिलेगा मिट्टी को तुम्हारी। मर के भी ना चैन मिलेगा मिट्टी को तुम्हारी।
एक दूजे से बेटे पूछेंगे किसकी है बारी, एक दूजे से बेटे पूछेंगे किसकी है बारी। इसलिए कहती हूँ कन्या, इसलिए कहती हूँ कन्या, जन्म यहाँ ना पाना। विनती है मेरी तुमसे इस देश कभी ना आना, विनती है मेरी तुमसे इस देश कभी ना आना। मानो मेरी बात ओ बिटिया, अपना सम्मान बचाना। विनती है मेरी तुमसे इस देश कभी ना आना, इस देश कभी ना आना, इस देश कभी ना आना, इस देश कभी ना आना। नेहा बहुत जी, बहुत यह गीत शुक्रिया, बहुत वाक़ई वाक़ई बहुत बहुत सुंदर गीत है ये। और बहुत जो बहुत शुक्रिया, आपकी बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी जो करुणा जो गुहार है, मतलब इस गुहार में बच्ची के जी बिल्कुल जी पहले दिन से लेकर और मरने के बाद तक का पूरा सफ़र दिखा दिया, उसका दर्द का सफ़र दिखाया गया है। जी जी मैं जी। वाक़ई से मतलब थोड़ा अंदर से थोड़ा अब थोड़ा दुखी हूँ गीत सुन के। चूंकि मुझे मुझे भी एक गीत शेर पढ़ते पढ़ते, ये गीत पढ़ते पढ़ते कहीं ना कहीं मेरा गला भर आता है, इसलिए जो गीत है उसकी लय थोड़ी सी चेंज हो जाती है। मैं वैसे सिंगर तो नहीं हूँ, तो जब भी मैं इस गीत को पढ़ती हूँ, मुझे नहीं पता ये किस तरीके से इस गीत का सृजन हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सब मैंने देखा है, कहीं ना कहीं हम सब ने टीवी के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से कहीं ना कहीं से देखा है। और देश के बहुत सारे हिस्से ऐसे हैं जहाँ पर बेटियों को इन सभी स्थितियों से गुजरना पड़ता है। तो बाकी है तो। उम्मीद हम ये करते हैं कि ये चीज़ें थोड़ी कम हो और कम जी होते-होते बिल्कुल। ये खत्म हो जाए और शायद ये कब कम हो भी रही हैं, पहले के मुकाबले। मुझे एक जी मेरा शेर याद बिल्कुल। आता है, इसी जी यार। शेर था कि जी जी। आदमी की ज़िंदगी बस आदमी की ज़िंदगी बस औरतों से औरतों तक, वाह वाह, क्या बात है। कि बस औरतों से औरतों तक। औरतों आदमी जब तक। आदमी जब पैदा होता है तो माँ, बहन, दादी, बीच में पूरा सफ़र रहता है, मरता है या बुढ़ापे तक भी वाइफ़ रहती है, पत्नी, बच्चियाँ बच्ची रहती हैं, रहती है। नाती-पोते। तो वही कि सही आदमी बात की है, बहुत ज़िंदगी बस सुंदर, बहुत सुंदर। औरतों से औरतों आदमी तक। से आदमी तक। आपका बिल्कुल, पूरा बहुत गीत सुन सुंदर, के बहुत ये सुंदर। मुझे और आपका गीत बहुत 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 सुंदर प्यारा है। था। जी, अब बहुत आप बहुत और कुछ शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप अगर और कुछ काव्य पाठ करना चाहती हैं, स्वागत है आपका, मैं सुनना चाहूँगा। नहीं, बस मैं कोई और गीत कुछ भी और मैं अंतिम, मैं अंतिम जो है, क्योंकि समय की भी एक सीमा होती है और हमें समय के अनुरूप हम चलेंगे तो शायद कहीं न कहीं समय हमें समय देगा। तो मैं आखिरी एक मुक्तक आप सभी के समक्ष रखती हूँ, चूँकि आपने कहा है कि ज़िंदगी से ज़िंदगी वाली बात कर दी है, तो मैं भी इस तरीके का एक अपना मुक्तक आप सभी के समक्ष रखती हूँ कि ज़िंदगी में ज़िंदगी से प्यार होना चाहिए, ज़िंदगी में ज़िंदगी से प्यार होना चाहिए, और हम अगर मृत्यु का भी एतबार होना चाहिए। ज़िंदगी में ज़िंदगी से प्यार होना चाहिए, हम अगर मृत्यु का भी एतबार होना चाहिए। और यूँ नहीं मिलता जन्म है आदमी को आदमी का, यूँ नहीं मिलता जन्म है आदमी को आदमी का, सो इस जन्म में पशुता पर, सो इस जन्म में पशुता पर एहतियात होना चाहिए, सो इस जन्म में पशुता पर एहतियात होना चाहिए, क्योंकि हर जन्म में पशु बनते चले आ रहे हैं। तो इस जन्म में हमें, जब आदमी का जन्म मिला है तो हमें आदमी यानी इंसान बनकर ही रहना चाहिए। और यहीं पर मैं नहीं, अपनी काव्य इंसान ने पाठ को इंसान विराम ने देती हूँ। आदमी ने पछता नहीं खोई है, वो इंसान के रूप में भी पशु ही है अभी। जी बिल्कुल, बिल्कुल, ये वाली बात है ही। और हुँ, तभी तभी शायद ये कवि और लेखक जो हैं वो ऐसी चीज़ों का सृजन कर जाते हैं, क्योंकि हम जो देखते हैं वही हम लिखते हैं। तो कहीं बिल्कुल, न कहीं कवियों में ये है जो कि वो चीज़ थोड़ा है। उस चीज़ अपनी चेतना को जागृत रखते हैं और जी, ज जी, उस जी। जागृत अवस्था में वो जो देख रहे होते हैं, वो कहीं न कहीं उनके मस्तिष्क में बैठ जाता है, जो कलम के बाहर कलम कलम से बाहर आता है जो। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, एक कोई और बहुत मुक्तक अच्छा लगा अगर आप मुझे चाहें आपने। बिल्कुल, मैं एक और मुक्तक रख देती हूँ अपना। चूँकि ये मेरा मैं कुछ पंक्तियाँ रख देती हूँ अपनी।
बिल्कुल, स्वागत ये है। मेरे परिचय गीत की पंक्तियाँ हैं, लेकिन मैं उसे केवल पंक्तियों के रूप में ही रखूँगी। मैं 2 पंक्तियाँ रखती हूँ उस गीत की, जिसे मैं अपनी परिचय पंक्तियाँ माँगती हूँ कि देश बिना ना वजूद मेरा, देश बिना ना वजूद मेरा, ना मेरी कोई हस्ती है। देश बिना ना वजूद मेरा, ना मेरी कोई हस्ती है। मैं हूँ बेटी देश की नेहा, मैं हूँ बेटी देश की नेहा, नाम मेरा देशभक्ति है, नाम मेरा देशभक्ति है। चलिए, आपने तो बहुत-बहुत अपने नाम को ही शुक्रिया। देशभक्ति बता दिया है। हाँ, यही यही काम है शायरों का, कवियों का। जी बिल्कुल, जिसको हम जीते हैं वही हमारा नाम हो जाता है, वही हमारा काम हो जाता है। जी, जी। मुझे आपकी एक पंक्ति याद आती है कि पूरा एक गीत है शायद, उसकी आखिरी 2 कुछ पंक्तियाँ हैं कि गुज़र कर ही मुझसे ज़मी आसमाँ मिल रहे हैं, जी, जी, जी। गुज़र कर ही मुझसे ज़मी आसमाँ मिल रहे हैं, ना जाने क्यों खुद न जाने क्यों छोर-सी बन खुद गई हूँ, छोर-सी हो गई। छोर-सी बन जी, गई। जी। ये जो छोर बनने की जो प्रक्रिया है, ये जो इस ख़्याल को सोचा, ये बहुत उम्दा ख़्याल है। बहुत-बहुत शुक्रिया। पूरी सृष्टि का सृजन छोर से होता है कहीं न कहीं, फिर वो फैलता जी, जाता है। और आप बिल्कुल, और आप मुझे ये ख़्याल कभी देखेंगे आसमान में, कभी देखेंगे तो आपको बिल्कुल छोड़ देके मुझे इससे अपना एक मुक्तक याद आता है, मैं ज़रूर रखना चाहूँगी बिल्कुल, कि दूर-दूर तक आसमां के छोर दिखते हैं मुझे, दूर-दूर तक आसमां के छोर दिखते हैं मुझे, उड़ते खग भी उड़ते खग भी उड़ते खग भी नभ में विभोर दिखते हैं मुझे, उड़ते खग भी आसमां में विभोर दिखते हैं मुझे, और कौन कहता है नहीं मिलता ज़मीं से ये गगन, कौन कहता है नहीं मिलता ज़मीं से ये गगन, दूर पीछे मिलते उनके पोर दिखते हैं मुझे, दूर पीछे मिलते उनके पोर दिखते हैं मुझे। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत, बहुत बहुत-बहुत सुंदर, आभार। बहुत सुंदर। मैं ये जानना चाहूँगा कि आपकी पहली रचना, अगर आपको कुछ याद हो, वो सफ़र शुरू, ये जो आपका साहित्यिक सफ़र है, ये शुरू कहाँ से हुआ? पहली रचना क्या रही, चलिए, अगर आपको याद है? पहली रचना पहली रचना तो मुझे याद नहीं, लेकिन मैंने सबसे पहले अपनी एक दोस्त के लिए, मेरी एक सहेली, हम लोग 12th के बाद बिछड़ गए थे, तो मैंने उसके लिए लिखी थी। पूरी पंक्तियाँ मुझे याद नहीं है, और वो जो था तुकांत ही था, यूँ ही जिसको हम भावनाओं में बहना कहते हैं, शायद उस तरीके हुँ, से मैंने लिख दिया था। उसके बाद मैंने एक रचना लिखी थी, न्यायाधीश, जिसको मैंने अपनी मेरी सिस्टर का एक कोई कॉम्पिटिशन था उसके लिए लिखी थी, और उस कविता ने अ, 3rd प्राइज़ जो है वो विन किया था, वो तीसरे पायदान पे रही थी। उसके बाद मुझे लगा कि हाँ, शायद मैं लिख सकती हूँ थोड़ा बहुत कुछ, लेकिन तभी भी वो इतना बहुत उम्दा नहीं था। मेरे साहित्यिक सफ़र की शुरुआत अभी 2017 से हुई है, जहाँ पर मुझे अ, मेरे एक दोस्त हैं, मेरे भाई हैं अक्षय श्रीवास्तव, उन्होंने आमंत्रित किया अपने एक प्रोग्राम में। तो वहाँ मैंने हुँ, अपनी रचनाएँ जिस तरीके से मैं लिखती थी, आतुकांत कह सकते हैं इनको, मतलब कह सकते थे कि जिन्हें हम साहित्य में नहीं कह सकते, लेकिन रचनाएँ इतनी भावना से विभोर थी, तो मैं जाकर उसको पढ़ के आई, तो वो बहुत पसंद आई सबको, और वहीं से मेरा साहित्यिक सफ़र जो है शुरू हो गया। फिर मैं धीरे-धीरे जुड़ने लगी साहित्यिक लोगों से, साहित्यिक मंचों से, तो बस यहीं से मेरा सफ़र शुरू हुआ है, और अभी 2020 में, और आप लोगों से सभी से मुलाकात मेरी रूबरू आए दिन होती है, तो ये मेरे लिए गौरव की बात है कि मैं बहुत जल्दी जो है आप सभी के समक्ष जो है अपनी रचनाएँ प्रस्तुत कर रही हूँ। ये मेरे लिए कहीं न कहीं माँ सरस्वती का वरदान है, और मेरे गुरुवर की अनुकंपा है कि आप सभी के अब समक्ष मैं आपके आज हिंदी में पेश से हूँ। आपके इस साहित्यिक सफ़र की शुरुआत को लेकर मैं एक पंक्ति कहना चाहूँगा। जी, बिल्कुल, मतलब स्वागत आपकी है। साहित्यिक सफ़र शुरू हुआ है आपकी सहेली से बिछड़ने के बाद। अब अगर मैं जी, ये जी। कहूँ कि हिज्र ही शायरी या कविता को जन्म देता है, थोड़ा तो ये गलत नहीं होगा कहीं न कहीं? बिल्कुल गलत नहीं होगा, बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि क्योंकि ये हम जब आम धारणा भी कहीं है, न कहीं जी, जी, बिल्कुल, बोलिए, बोलिए। ये एक आम धारणा भी है कि सेपरेशन, हिज्र या जो फ़ुरक़त है, जो जुदाई है, वो सबसे बड़ा रीज़न, सबसे बड़ा कारण होता है कविताओं के जन्म लेने का, कवि के जन्म लेने जी, का। बिल्कुल, अब वो बिल्कुल। फ़ुरक़त, वो हिज्र किसी से भी हो,
जी। आम धारणा है, आपकी साहित्यिक सफ़र की शुरुआत उस आम धारणा को बल देती है। जी। जी, बिल्कुल, मैं ये मैंने जानना चाहूँगा कि आप दतिया शहर से हैं? जी, आप कुछ कहना चाहती हैं, कहिए? नहीं, 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 बोलिए। मैं बस यही कह रही थी कि हाँ, कहीं न कहीं ये जो है सभी सभी की पंक्तियाँ कोई ना कोई पंक्तियाँ हर किसी ने लिखी हैं जो इस बात को सार्थक करती हैं, मेरी ही नहीं, मोस्टली सारे बहुत सारे कवि ऐसे हैं जो उनकी पंक्तियाँ इस बात को सार्थक करती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं जानना ये चाहूँगा कि ये जो हमारे जो छोटे जी, कस्बे जी, हैं, जी। जैसे आप दतिया से हैं, जी। अब यहाँ पर आदमी जीवन यापन तो करता रहता है, लेकिन यहाँ अपने नौकरी के अलावा आदमी अपनी जो पैशन है, जो उसका शौक है, जो उसकी हॉबी है, उसको वो कंटिन्यू कर पाना बहुत मुश्किल है। आपने अपनी इस हॉबी को कंटिन्यू कैसे रखा? मतलब किस चीज़ ने, किस एनकरेजमेंट ने आपको यहाँ बनाए रखा लगातार? और फिर जो नए लोग हैं, जो नए लोग जो छोटे शहरों से हैं, गाँव, कस्बों से हैं, वो भी अपने लिखने के या किसी भी तरह अन्य तरह के शौक को बनाए रखें, उसके लिए आप उनको क्या एक एनकरेजमेंट, एक लाइन देना चाहेंगी? बिल्कुल। एक्चुअली क्या है कि ये वाली बात बिल्कुल सही है कि जब हम छोटे शहरों से होते हैं, गाँव से होते हैं, तो कहीं न कहीं हमें अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है क्योंकि हमारे पास उतने साधन नहीं होते हैं। और दतिया भी कोई बहुत बड़ा नहीं है, एक छोटा जिला है बस इसकी एक विशेषता ये है कि ये साहित्यिक नगरी है और इस साहित्यिक नगरी में मुझे साहित्यकार जो है बड़े अच्छे मिल गए हैं। तो कहीं न कहीं उनका मुझे सानिध्य प्राप्त हुआ है इसलिए और मैं सच कहूँ तो आज जो इंटरनेट चल गया है, आप उसके माध्यम से अपनी सारी ख्वाहिशों को पूरा कर सकती हैं। लोग इस चीज़ को कहीं न कहीं गलत वे में भी यूज़ करते हैं, हर चीज़ का एक 2 पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। तो आप चाहें तो किसी चीज़ का अच्छी तरीके से यूज़ कर लें या गलत वे में यूज़ कर लें, तो मैंने एफबी का यूज़ यानी फ़ेसबुक का यूज़ जो है, वो अपने साहित्यिक सफ़र को बढ़ाने के लिए किया। मैं जब स्टार्टिंग में आई तो मुझे बहुत सारी चीज़ों का ऐसा सामना करना पड़ा क्योंकि वाक़ई में यदि आपको बड़ा मंच मिल जाए और आपकी प्रस्तुति अच्छी नहीं है, तो कहीं न कहीं आपके अंदर टीस रह जाती है। तो जब जी, मुझे लोगों ने समझाया कि ठीक है, आप फ़ेसबुक पे लिखिए, लोग यदि आपको पसंद करते हैं, तो आपका लिखना सार्थक हो जाएगा और मैंने वही किया। मैं लिखती रही, डालती गई, लोग मुझसे बहुत सारे जुड़ते गए, पसंद करते गए और आज ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं मुझसे जुड़े हुए हैं, जो कवि नहीं है, लेखक नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी रचनाओं को बहुत पसंद करते हैं। तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, तो मैं यही कहूँगी कि यदि किसी भी चीज़ को आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो आज इंटरनेट आपके पास है, पहले नहीं था। पहले वाले लोग जो थे, वो उनको बहुत दिक्कत आती थी, बहुत लोगों के पीछे उन्हें भागना पड़ता था, लेकिन आज का ज़माना बहुत चेंज हो गया है। तो आप नेट से सीखिए और वहीं से आप जो है कंटिन्यू कर सकते हो। आप वीडियोज़ बना सकते हो, यदि आपको डांस का शौक है, तो आप उससे सीख सकते हो, गाने का शौक है, तो हर की क्लास चल रही है। इवन आपको कविता लिखना सीखना है, तो भी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं आजकल तो। बिल्कुल। तो बहुत जी, सारी चीज़ें हैं, तो ये है और दूसरा जो है आपका जो भी पैशन है उसको कम मत होने दीजिए, कि हाँ और कॉम्पिटिशन खुद से करिए। जितना कॉम्पिटिशन खुद से करेंगी कि आज मैं क्या हूँ और कल मुझे कहाँ तक पहुँचना है। एक टारगेट अपने लिए अपने से ही रखना। दूसरे से करेंगे, दूसरा कहीं न कहीं वो भी तो तेज़ रफ़्तार में चलेगा। तो दूसरों की रफ़्तार से रफ़्तार ना मिलाते हुए अपनी रफ़्तार को जो है अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करिए। दूसरों से तो फिर भगवान की इच्छा होगी तो हम बढ़ ही जाएँगे आगे। मेहनत जो करेगा वो आगे बढ़ेगा। मेरा मानना ये है। बिल्कुल। मतलब आपने जो सलाहें दी हैं, जो आपने सलाह दी हैं 2, मुझे लगता है जी। जो भी लोग सुन रहे हैं हमें, जिनका शौक है, लेखन हो, नृत्य हो, चित्रकारी हो या कुछ भी हो, अगर वो जी। आपकी बातों को मानते हैं, उसको रेगुलर फ़ॉलो करते हैं, तो वो यकीनन ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ेंगे। इसमें कोई शक जी, नहीं है, कोई बिल्कुल। संदेह वाली बात नहीं है ये। जी, क्योंकि मैंने भी यही चीज़ों को फ़ॉलो किया है। किसी ने मुझसे कहा था और मैंने उस बात को फ़ॉलो किया है और आज़माया है ये, तो मैंने पाया है कि हाँ, मैं कल कहाँ थी, आज कहाँ हूँ।
तो मैं आज भी उस चीज़ को फ़ॉलो करती हूँ, इसीलिए जो संदेश मुझे किसी ने दिया था, वही मैं सबको देती हूँ और देना चाहूँगी भी आगे भी। संदेश आपके बहुत काम आ रहा है। आप बहुत आगे आ जी, चुकी हैं बहुत-बहुत और आप शुक्रिया। और बहुत-बहुत भगवान शुक्रिया। से उम्मीद है कि आप और भी आगे जाएँ। हम आपके बहुत-बहुत उज्जवल भविष्य शुक्रिया। की ऐसा कामना करते आशीर्वाद हैं। और स्नेह मुझे मिलता रहे सभी का। बिल्कुल, ठीक। एक मुक्तक मुझे आपकी 2 लाइनें मिली क्योंकि सावन का मौसम है और अभी यहाँ कुछ बादल भी छाए हैं, तो आपका कुछ 1-2 लाइनें हैं जो मुझे मिली है। हरा-भरा हरा-भरा वन, नीला अंबर, सबके मन अंबर, को भाया है। सबके मन को भाता। अब आप सुना दें हरा-भरा इसके वन, आगे नीला का अंबर। बस 2 सबके लाइनें ही हैं ये, तो भाया सबके है। मन को हुँ, हरा-भरा वन, नीला अंबर, सबके मन को भाया है। आम की डाल पर झूला लेकर, आम की डाल पर झूला लेकर देखो सावन आया है, देखो सावन आया है। ये जो आम की डाल है ना, बस यही यही मतलब हर कवि को कवि से अलग कर देता है। जी, आम की बिल्कुल। डाल पे झूला, बहुत, बहुत आम की बढ़िया, डाल बहुत अच्छा लगा। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। जी, तो अब हम विराम देते हैं। जी, बिल्कुल। हिंदी में द्वारा प्रस्तुत शिलालेख की पहली कड़ी, जिसमें नेहा सोनी जी हमारे बीच उपस्थित हैं। उन्होंने बेहतरीन बेहतरीन गीत पढ़े और उससे बेहतरीन मुक्तक और उसके बाद बहुत-बहुत जो उनसे शुक्रिया। बातें जो गुफ्तगू हुई, उनसे जो सीखने को मिला, वो मेरे भी काम आएगा और जो बाकी लोग जो सुन रहे हैं या आगे इसको जो सुनेंगे कभी, उन सबके काम आएगा, ये मैं उम्मीद करता हूँ। हिंदी में नेहा सोनी जी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता है। धन्यवाद नेहा सोनी जी। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया। अंत में मैं एक बात और ज़रूर कहना चाहूँगी क्योंकि हिंदी जी, को जी। समर्पित जो भी लोग हिंदी में लिखते हैं या कवि हैं या नया-नया लिख रहे हैं, वो उन सब से मैं बिल्कुल एक बार कहना चाहूँगी कि इस पेज को आप लोग लाइक करें, फ़ॉलो करें और शेयर करते चले जाएँ, क्योंकि कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा। जब आप नए लोगों से जुड़ते हैं, तो नया सीखना ज़रूर आप कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। आप अपनी जहाँ से आपकी शुरुआत होती है, आप वहाँ से सीखना शुरू करते हैं, जब आप नए लोगों को सुनते हैं। पुराने लोग तो बहुत आगे बढ़ चुके होते हैं, जब हम नए लोगों से शुरू करते हैं, नई किताब जब हम नई किताब शुरू करते हैं, तो नया-नया ही सीखेंगे अपने जैसा। तो इस पेज को आप लोग ज़रूर लाइक करें, फ़ॉलो करें और शेयर करें क्योंकि आपको शुरू से सीखने का मौका मिलेगा इस पेज से और यही मेरी कामना है कि ये पेज जो है बहुत जल्दी जो है तरक्की करे, बहुत ऊपर पहुँचे, हम सभी के समझ जो है उभर कर आए और यही मेरी शुभकामनाएँ इस पेज को आपके साथ मुझे गुफ्तगू कर बहुत अच्छा लगा और थैंक यू हिंदी में हिंदी और श्लेक। चलिए हिंदी में का प्रमोशन हो चुका है। धन्यवाद इस ये प्रमोशन के लिए। प्रमोशन नहीं कहूँगी मैं इसको मैं और तो मैं इसको मज़ाक में ले रहा हूँ। ये आपका जी, जी। स्नेह है, आपका साहित्य के प्रति एक रुचि है, जिसे आप अपने शब्दों में हिंदी में के प्रति व्यक्त कर रही हैं। जी, बिल्कुल। हम हिंदी में आपका आभारी है। इतना समय देने के लिए इतने बहुत-बहुत प्यारे शुक्रिया। शब्द हम सबने सुने, तो इसका भी हम आभार व्यक्त करते हैं। हिंदी में की कोशिश रहेगी कि वो बहुत-बहुत हमेशा शुक्रिया। आपके कॉन्टैक्ट में रहे वो, आपसे हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहे हिंदी में को। हम हिंदी में की तरफ बिल्कुल। से आपको धन्यवाद देते हैं और हिंदी में आपसे बहुत-बहुत संपर्क शुक्रिया। बनाए रखिएगा हमेशा। जी, बिल्कुल, ये मेरे लिए गौरव की बात है और मैं भी सीख रही हूँ, तो मैं भी हिंदी में से बिल्कुल सीखती रहूँगी। जी, तो अब आखिर की कोई भी 2 पंक्तियाँ आप सुना दें, फिर हम यहाँ से विदा लेते हैं। जी, बिल्कुल। मुझे मेरी बहुत पसंदीदा पंक्तियाँ हैं मैं आप सभी के समक्ष रखती हूँ कि जिससे मिलती हूँ उसे अपना सा बना लेती हूँ, जिससे मिलती हूँ उसे अपना सा बना लेती हूँ, मैं कुछ-कुछ काले रंग जैसी हूँ, मैं कुछ-कुछ काले रंग जैसी हूँ। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत वाह, धन्यवाद। वाह, वाह! बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। काला रंग अब से गोरा हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छा, है ना? जी, जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। तो बाकी जो भी हमारे दर्शक रहे हैं, जो सुनने वाले श्रोता रहे हैं, उन सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। हम आगे भी शिलालेख की जो आगे जो कड़ियाँ आएँगी, वहाँ मिलते रहेंगे। उम्मीद है आप हमें मिलेंगे। आज के सेशन के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू ऑल।